हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आगे हम बात करने वाले हैं वेक्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि आपके एनसीईआरटी सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है और आईआईटी नीट के सिलेबस में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। और इसी को हम आगे भी यूज़ करेंगे जब हम लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ेंगे, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा की हम बात करें, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में जब हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस, तो मैंने आपको कहा था कि भाई स्केलर क्वांटिटी को नॉर्मली ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एक नया अलजेब्रा पढ़ना पड़ता है, दूसरा अलजेब्रा पढ़ना पड़ता है, जिसे हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा की जो शुरुआत है वो वेक्टर एडिशन से होती है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से होती है। इन्हीं को समझने के बाद हमें वेक्टर अलजेब्रा धीरे धीरे समझने आने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा का जो है वो यही है, वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो जो वेक्टर एडिशन है वो उसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोशन के बारे में हमने पढ़ा था, तो लीनियर मोशन में हमने क्या देखा था, कोई ऑब्जेक्ट या तो आगे जा रहा है ना, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाता है ना, तो या तो वो आगे जा रहा है या पीछे आएगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, या तो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, तो हम उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। लेकिन सपोज करिए कि एक वेक्टर क्वांटिटी ए वेक्टर है, कोई एक वेक्टर है जो किसी इस डायरेक्शन में जा रहा है सपोज करिए, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर है जो कहां जा रहा है, कुछ 30 डिग्री एंगल बना के जा रहा है, तो क्या हम इस एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरी वेक्टर क्वांटिटी के साथ डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही रीजन है कि हमें वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो दो वेक्टर्स होते हैं उनके बीच में क्या आ जाता है, एक एंगल आ जाता है, जिससे ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जिनको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, उसमें 3 लॉ होते हैं वेक्टर एडिशन में। पहला लॉ होता है लॉ ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी इसको कहते हैं। इसमें हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, जिसकी दो साइड से हम क्या दिखाते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी को दिखाते हैं, तो थर्ड साइड क्या शो करती है हमें, वो रिजल्टेंट शो करेगी। अभी रिजल्टेंट क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा जो लॉ है वो होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसे पैरेललोग्राम के द्वारा प्रूफ करेंगे हम। ठीक है, तीसरा होता है लॉ ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो सबसे पहले आइए बात करते हैं लॉ ऑफ ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम से समझे हम। ठीक है, सपोज करिए, ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं लॉ ऑफ ट्राइंगल की। लॉ ऑफ ट्राइंगल का मतलब ये है, कहीं ना कहीं इसमें ट्राइंगल का यूज हुआ है। ठीक है, तो आपको सपोज करना है, क्या सपोज करना है कि लेट वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेक्टर ए है। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेक्टर ए है, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी को हमें ऐड करना है। तो मैंने आपको कहा था भाई, अच्छा इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, दो वेक्टर क्वांटिटी को यदि हमें ऐड करना है तो उनके जो एरो हैं वो सेम ऑर्डर में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सेम ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो शो कर रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शो कर रहा है, ये भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शो कर रहा है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, इसको और इसको जब हम ऐड करेंगे तो किस तरह से ट्राइंगल बनेगा, ये हो गया पहला ए वेक्टर, और ये हो गया दूसरा वेक्टर, क्या हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। हमने ऐसे ही क्यों ऐड किया, हम इसको यहां भी शिफ्ट कर सकते थे, हम इसको यहां भी लगा सकते थे, हम यहां भी लगा सकते थे, कैसे भी लगाए। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि दोनों सेम ऑर्डर में होना चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, इसका एरो फिर दूसरे की टेल। ठीक है, इसका एरो या फिर इसकी टेल। समझ में आ गया? इस तरीके से हमें डालना पड़ेगा ट्राइंगल में, तभी जो है हमारा क्वेश्चन, हमारा जो डायग्राम, ये ट्राइंगल सही बनेगा। ठीक है, तो अब क्या ध्यान रखना है, सेम ऑर्डर में दो वेक्टर्स को लगाना है। ठीक है, जो थर्ड साइड होगी इस ट्राइंगल में, जो थर्ड साइड होगी, दिस दैट विल शोज द रिजल्टेंट। ठीक है, जो ये है थर्ड साइड होगी इस ट्राइंगल की, वो क्या देगी हमें, रिजल्टेंट देगी, मतलब वेक्टर एडिशन देगी, मतलब दैट इज r इज इक्वल टू a प्लस बी। अब क्या डायरेक्टली हमें ऐड करें, सपोज करो यहाँ 5 न्यूटन दिया, 6 न्यूटन, हम डायरेक्टली ऐड करते हैं क्या? ऐसा नहीं है, इसका एक अलजेब्रा है जिसको हमें समझना है। ठीक है, तो आइए देखिए रिजल्टेंट क्या है। रिजल्टेंट का मीनिंग होता है उसका फाइनल एडिशन क्या हुआ। ठीक है, जो रिजल्टेंट है वो क्या है, ए और बी का सम जो हमें फाइनली मिला है बाय दी एल्जेब्रा। जो एल्जेब्रिक फॉर्मूला हमने यूज किया उसके बाद जो हमें फाइनली आंसर मिलता है उसे रिजल्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या है, यहाँ पर आर से शो करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ए वेक्टर एक क्वांटिटी थी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी बी वेक्टर क्वांटिटी थी, उन दोनों को जो हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी मिला है। तो डायरेक्टली हमें ऐड नहीं करना है, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ सॉल्व करके दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाते हैं, आइए थोड़ा सा, तो हम क्या कर देते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा ऐसे हमने आगे बढ़ा दिया। क्या कर दिया, इसको हमने थोड़ा सा
आगे बढ़ा दिया और कुछ इस तरह से इसको मिला दिया, तो हमें क्या मिल गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। क्या मिल गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। ठीक है, अब ये जो होगा, ये दोनों चीजें हैं, अब इनको क्या लिखें भाई। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जब ये वेक्टर क्वांटिटी दिख रही है जो एंगल बना रही है, क्या एंगल बना रही है। ठीक है, सपोज करिए ये अल्फा है और ये थीटा एंगल है, ये क्या है, थीटा है। ठीक है, ये जो थीटा एंगल है, ठीक है, तो इस जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी थीटा एंगल बनाती है तो उसे हमें रिजॉल्व करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिजॉल्व करना पड़ता है। और रिजोल्यूशन के लिए हमें दो कंपोनेंट देखते हैं हम लोग, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वेक्टर वर्टिकल कंपोनेंट। थोड़ा सा देख लेते हैं, ये देखिए, सपोज करिए एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या कर रही है, थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो रिजॉल्व करना मतलब होता है उसे ब्रेक कर देना, उसके दो कंपोनेंट में तोड़ देना। दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो सपोज करिए बी वेक्टर है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा दैट विल बी बी कॉस थीटा और वर्टिकल जो कंपोनेंट आएगा वो बी साइन थीटा होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी वेक्टर रिजोल्यूशन के बारे में आगे और बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जब किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम रिजॉल्व करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट में हम उसको ब्रेक करते हैं, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा बी जो वेक्टर है उसके साथ साइन थीटा लिखते हैं और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसमें हमेशा cos थीटा लिखते हैं। सपोज करिए यहाँ ए को हम ब्रेक करते हैं और एक ए एंगल बनाते तो ए sin थीटा और ए cos थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, बी वेक्टर, तो बी cos थीटा और बी sin थीटा, तो ये हो जाएगा बी cos थीटा और ये हो जाएगा बी sin थीटा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको तोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से हमने तोड़ दिया। इसके बारे में हम आगे बात और करेंगे कि भाई ये रिजोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बस इसका बहुत ज्यादा यूज है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में आगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, ट्राइंगल मिल गया। अब इस ट्राइंगल की यदि हम बात करें, ठीक है, तो इस ट्राइंगल में क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम, अच्छा इसमें नाम दे देते हैं पहले, ओ पी क्यू एस। आर क्यों नाम नहीं दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर आर ऑलरेडी था हमारे पास। ठीक है, रिजल्टेंट तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हमने क्या किया, वहां पर आर की जगह एस ले लिया। तो ओ पी क्यू एस हमने ले लिया। अब ट्राइंगल ले लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल, है ना, उसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा, ओ क्यू एस। ठीक है, इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। इस ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथा पीटी लिख देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूज कौन है भाई, यहाँ पर रिजल्टेंट मतलब आर वेक्टर। ठीक है, इसको मैं ओएस भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ ओएस लिख देता हूँ पहले। ओएस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है भाई, परपेंडिकुलर है एस क्यू एस, तो क्यू एस का स्क्वायर प्लस बी क्या है, बेस क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ओएस की जगह हम लिख देंगे आर, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस टू, सॉरी ये क्या आ जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे, देखो ए स्क्वायर, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, गड़बड़ कर रहा हूँ, क्या आएगा पहले, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है, बी साइन थीटा है, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, यहाँ पर होगा इस तरह से कुछ, है ना। हमने सिर्फ क्या कर दिया है, इन क्वांटिटी को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आगे समझ में, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से था। ठीक है, अच्छा यहाँ नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ भी नहीं आएगा, है ना, तो ये क्या हो गया, हमने इस तरह से लिख दिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। इस तरह से हमें नॉर्मली चीज मिल गई। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब कुछ थोड़ा सा देखिए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, तो मैंने यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा बचा। कोई दिक्कत, तो हमारे पास ये बच गया। आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर की तरफ। ठीक है, क्या मिला हमें, देखिए, तो आर स्क्वायर हमें इज इक्वल टू मिल गया, ये ए स्क्वायर पहले लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था वो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने वहां क्या कर दिया 1 लिख दिया, और प्लस क्या आ गया 2ab cos थीटा, ठीक है 2ab cos थीटा। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आ जाएगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट। ये हमारा रिजल्टेंट होगा, ये हमारा क्या होगा रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो जब भी हमें किसी भी दो वेक्टर का एडिशन करना है, दो वेक्टर क्वांटिटी है जिनको हमें ऐड करना है, अब वो किस लॉ से है वो जरूरी नहीं है सिर्फ आपको डायरेक्टली सिर्फ एक इन तीनों में से कोई भी लॉ लगा सकते हैं आप। यदि आपको लॉ ऑफ ट्राइंगल आता है तो लॉ ऑफ पॉलीगन अपने आप आ जाएगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी अपने आप आ जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ ट्राइंगल से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ एक लॉ याद कर लीजिए और रिजल्टेंट तीनों में सेम आता है, यही r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ही आता है, तो डोंट वरी, ठीक है। तो क्या है रिजल्टेंट हमारा r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां पर ab क्या है, ab आर दी मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर a एंड b, ये हमें ध्यान रखना है, क्या है मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर a एंड b है, ठीक है। तो वेक्टर a और b के जो मैग्नीट्यूड्स है वो यहां पर हमें लिखना है हमेशा, ठीक है। अच्छा, इसका जो ट्राइंगल लॉ का जो स्टेटमेंट है वो मैं लिख देता हूं यहां पर, ताकि आपको हमेशा याद रहे स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर मैग्नीट्यूड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देखो ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है और डायरेक्शन भी पता है हमें, ठीक है। इन अ ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ बाय साइड्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं जो किसी एक ट्राइंगल की दो साइड्स में है ना, तो उनकी जो थर्ड साइड होगी, उनकी जो थर्ड साइड्स होगी इन रिवर्स ऑर्डर, ये दोनों सेम ऑर्डर में थी, तो जो उनका आंसर होगा रिजल्टेंट होगा विल बी इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो थर्ड साइड होगी विल शोज द रिजल्टेंट, तो हम क्या लिखेंगे इसका वो लिख लेते हैं स्टेटमेंट, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड by both magnitude and direction from the sides of a triangle, if two vectors can be represented by both magnitude and direction from the sides of a triangle in same order, then the third side in both magnitude and direction will shows the resultant in reverse order, ठीक है। जो थर्ड साइड है वो क्या शो करेगी, विल शोज दी रिजल्टेंट, है ना। लेकिन रिवर्स ऑर्डर में देखिए, इसका ऑर्डर ऐसा है, फिर ये ऐसा है, ये ऐसा आना चाहिए था लेकिन ये क्या जा रहा है अपोजिट जा रहा है, ऐसे क्या और ऐसा आना चाहिए सेम ऑर्डर में, लेकिन देखो ऐसे जाने के बाद क्या हो रहा है रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है। तो ये रिवर्स ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपको कोई ट्राइंगल मिल जाए और नॉर्मल ट्राइंगल बना हुआ है तो आपको देखना है इन तीनों में से रिजल्टेंट कौन सा, तो आपको देखना है कि तीनों में जो रिवर्स ऑर्डर में है वो कौन सी साइड है, ठीक है। आप सपोज करिए मैंने एक बना दी कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसा बना दिया, ठीक है। अब बताइए रिजल्टेंट कौन सा है इसमें, देखो ये और ये देखो सेम ऑर्डर में है लेकिन ये देखो रिवर्स ऑर्डर में है, तो ये रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कुछ इस तरह से, देखो ये सेम ऑर्डर में है लेकिन ये क्या है रिवर्स ऑर्डर में है, समझ में आया। तो जो भी साइड जो है रिवर्स ऑर्डर में होगी दैट विल शोज द रिजल्टेंट, ठीक है। तो क्या समझ में आया हमें, दो क्वांटिटी यदि हमें वेक्टर क्वांटिटी है जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें दिखा रही है, तो थर्ड साइड विल शोज द मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया भाई, इसको सॉल्व किया, कैसे किया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इसमें, इस ट्राइंगल में, जब हमने इसको रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। तो रिजॉल्व किया और हमने इसमें वैल्यूज पुट की, तो हमें क्या मिला रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है फॉर एडिंग दी टू
वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यदि दो वेक्टर्स, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, दो वेक्टर्स यदि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनको ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना होता है 0 डिग्री। आप यहां भी लगा के दे सकते हैं। अब यहां रखिए भाई, एक 5 यूनिट है, एक 4 यूनिट है। कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी 5 यूनिट की है, दूसरी 4 यूनिट की है, और ये थीटा कितना है 0, तो cos 0 कितना होता है भाई 1 होता है, ठीक है। तो आप सॉल्व करके a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट लगाऊंगा, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाए तो कितना आएगा, a प्लस बी आएगा, तो डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, मतलब आपको परेशानी नहीं होगी। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। सपोज करिए भाई एक 5 यूनिट दिया हुआ है एक वेक्टर, दूसरा दिया है 4, ठीक है, और यहाँ पर थीटा कितना दिया है 0 दिया है। थीटा 0 का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ऐसे, ठीक है। तो 2ab बचेगा, क्योंकि cos 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है, और यहाँ अंडर रूट है, ठीक। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2ab मतलब 2 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंडर रूट हो गया, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5 प्लस 4 9 यूनिट। क्लियर हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है, यदि कोई दो क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, उनके बीच, या फिर हम ऐसा बोलें कि उनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री है, तो आपको आंख बंद करके डायरेक्टली ऐड कर देना है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाने वाली क्वांटिटी डायरेक्टली ऐड होती है। उनको ऐड करने के लिए वैसे तो फॉर्मूला हमने लगाया है, लेकिन cos 0 कितना हो जाता है 1 हो जाता है, इसलिए हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल गया, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, है ना, डायरेक्टली सिर्फ a प्लस बी बचता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, डायरेक्टली माइनस कर दीजिए। ऐसा क्यों हुआ भाई, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, cos थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रख दीजिए। क्या रख दीजिए 180। अब जब 180 रख देंगे तो थीटा की वैल्यू 180 रखने पर cos 180 कितना होता है -1 होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मिल जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा a माइनस बी, ठीक है। तो ये जब प्लस आता है दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। क्या होती है, किसी भी दो वेक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में आती है, और मिनिमम वैल्यू कब आती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि 0 डिग्री एंगल बन रहा है तो a प्लस बी होगा, दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू, क्योंकि माइनस हो रहा है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर। तो ये हो गया भाई वेक्टर एडिशन बाय द ट्रायंगल लॉ, ठीक है। सेम ऐसे ही बात कर लेते हैं हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की। ये तो सब कुछ सेम रहेगा, देखो आगे मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब कुछ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ना है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है, यदि दो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, उनको यदि मैं किसके द्वारा दिखा सकता हूं, टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। दो एडजेसेंट साइड दिख रही है आपको, यदि इसके द्वारा मैं किसी भी पैरेललोग्राम के किसी भी दो ट्राइंगल दो वेक्टर क्वांटिटी को दिखा सकता हूं। सपोज करिए ये a वेक्टर है और ये क्या है b वेक्टर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, हमारा पैरेललोग्राम बना दे हम यहां पर इस तरह से कुछ, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट होगा किसका, इस पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल शोज दी क्या रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट शो करेगा। तो r वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर, सेम वैसे। तो करना क्या है इसमें, आप सोच रहे हो भाई वहां तो ट्राइंगल था तो आपने थोड़ा सा आगे बढ़ा के कर दिया, तो यहां भी आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां भी आप देखें तो भाई एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, और हमें पता है किसी भी पैरेललोग्राम में जो दो ट्राइंगल बनते हैं रिजल्टेंट के दोनों तरफ, वो हमेशा क्या होते हैं सेम होते हैं, जितना ये होगा उतना ही होगा। और इसका जो आंसर आएगा वो किसके थ्रू आएगा, इस रिजल्टेंट के थ्रू आएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो भी इस रिजल्टेंट के थ्रू आएगा, और दोनों में रिजल्टेंट क्या है कॉमन ही तो है भाई। तो आप इस ट्राइंगल को ले लो या इस ट्राइंगल को ले लो, तो हम नीचे वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं, ठीक है। इस नीचे वाले ट्राइंगल को यदि हम ले तो ये भी क्या होगा बी वेक्टर होगा, और यहाँ पर ये ए वेक्टर होगा, ठीक है। तो यदि उसी तरह से जो पिछले क्वेश्चन में हमने ट्राइंगल में किया था, तो यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं और इसको ऐसे नीचे बढ़ा दूं तो क्या बन जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में वापस में क्या लिख देता हूं, ओ पी क्यू एस, और यहाँ पर टी नाम दे दीजिए। अब देखिए फिर से हमें वही ट्राइंगल मिल गया जो पहले मिला था, ओ क्यू एस, तो हमारे पास वही है। अब वापस इसी ट्राइंगल में क्या लगा दूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मुझे फिर से क्या मिल जाएगा रिजल्टेंट, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मतलब क्या हुआ, आप रिजल्टेंट किसी भी लॉ से निकालिए, हमेशा क्या आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ही आएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। सिर्फ क्या है टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उनको बोलने का तरीका जो है थोड़ा सा बदल जाता है। वहां पर हमने किसी ट्राइंगल की दो साइड को लिया था हमने वेक्टर को, ठीक है, और थर्ड साइड क्या शो कर रही थी, रिजल्टेंट शो कर रही थी। यहां पर हम क्या ले रहे हैं, किसी भी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को हम लेके चल रहे हैं,
तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल शोज दी थर्ड साइड जो है, वही वहां पर जो थर्ड साइड थी वो यहाँ क्या बन गई है भाई, रिजल्टेंट बन गई। थर्ड साइड कौन है यहाँ पर, उसका डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल विल शोज दी क्या, रिजल्टेंट। तो यहां पर उसका अपन क्या लिख लेते हैं, अब भाई इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है ना, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ टू वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड by both magnitude and direction by a in magnitude and direction by the adjacent sides of a parallelogram. If two vectors quantity can be vector quantities can be represented in both magnitude and direction by the adjacent sides of a parallelogram, then the ये क्या है, diagonal, then the diagonal will shows in both magnitude and direction, both magnitude and direction will shows the resultant। ठीक है, आगे समझ में, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें ऑर्डर की बात करें तो देखो एक वेक्टर ये गया, ये कैसे गया, तो अगला वेक्टर भी इसकी जो साइड है उसी डायरेक्शन में रहेगा और ये भी क्या रहेगा, उसी डायरेक्शन में रहेगा। इसकी डायरेक्शन ऐसी थी तो इसकी डायरेक्शन भी कैसे रहेगी, ऐसी रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो रिजल्टेंट देखिए वैसे ही उस ट्राइंगल जैसे रिवर्स ऑर्डर में आया था, यहाँ भी रिवर्स ऑर्डर में रहेगा। देखिए ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, थर्ड कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ भी क्या बन गया, वही ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो फॉर्मूला हमेशा हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, सिर्फ थोड़ा सा उसका जो स्टेटमेंट है उसमें चेंज आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना है आपको। अब भाई इसका भी फॉर्मूला हमें वही मिल गया, तो थोड़ा सा हम लॉ ऑफ पॉलीगन पे आ जाते हैं। तीसरा जो लॉ है, लॉ ऑफ पॉलीगन है, उस पे आ जाते हैं। सिर्फ मैं आपको स्टेटमेंट नहीं बताऊंगा, स्टेटमेंट तो बोल दूंगा, सिर्फ आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए सपोज करिए हम एक पेंटागन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पेंटागन ले लेते हैं। तो हमने ये पेंटागन ले लिया, तो इसका हमें क्या निकालना है, इससे हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सपोज करिए भाई ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये क्या है, बी वेक्टर है। तो हमने बाकी चीज को छोड़ दिया है, ठीक है। तो हमने दो वेक्टर जो है एक ही डायरेक्शन में ले ली कुछ इस तरह से, तो इसका रिजल्टेंट कौन शो करेगा भाई, ऐसे कुछ रहेगा। देखो ये सेम ऑर्डर में था, ये रिवर्स ऑर्डर में आ गया। दिस विल शोज द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको हम सी वेक्टर ले लें, इसको डी वेक्टर ले लें और इसको ई ले लें, ठीक है। तो क्या होगा भाई, अब इसको भूल जाओ नीचे वाले को, तो फिर यहाँ एक ट्राइंगल बना दीजिए भाई। इसकी साइड ऐसी थी, इसकी साइड ऐसी, मतलब सेम ऑर्डर में, तो थर्ड क्या आएगा, रिवर्स ऑर्डर में। समझ में आया, ये सेम ऑर्डर में और ये रिवर्स ऑर्डर में हो गया, तो ये शो करेगा क्या, उसका रिजल्टेंट। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी ऐसी होगी, तो थर्ड वाली क्या होगी, अपोजिट होगी। समझ में आ रहा, तो ये जो है वो क्या शो करेगा, रिजल्टेंट। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। समझ में आया, इस तरीके से हम किसी पॉलीगन से भी क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। आप सोच रहे हैं भाई हमने तो दो ही क्वांटिटी पढ़ी थी, दो ही फिजिकल या वेक्टर क्वांटिटी होगी तो हम निकाल सकते हैं, तो चार चार आ गई। चार नहीं है भाई, आप समझिए यहाँ पर जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें जो एक रिजल्टेंट मिलेगा वो तो एक ही हो गया, जो आंसर आएगा तो वो एक ही होगा ना, तो हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्टली। अब सपोज करिए वो 5 यूनिट आ गया, तो ये 5 यूनिट हो गया, और सपोज करिए 7 यूनिट, तो 5 यूनिट हो गया, 7 यूनिट डायरेक्टली ऐड करिए फिर से ट्राइंगल लॉ से। फिर अब ये सोच रहे हैं 3 कैसे आ गई भाई, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो फिर एक यूनिट आएगी, एक रिजल्टेंट आएगा ना, उसको यहाँ लिख दीजिएगा, फिर इसके साथ सॉल्व कर लीजिएगा, तो अपने आप क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी पॉलीगन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे वो ऑक्टागन हो, या कुछ भी हो, है ना, कितनी भी साइड्स हो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, उसको ट्राइंगल में तोड़ते हुए जाना है और सॉल्व करते जाना है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यदि लॉ ऑफ ट्राइंगल आपको आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आप क्या देखिए, लॉ ऑफ ट्राइंगल को समझिए अच्छे से,
ठीक है। और सिर्फ फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत ज्यादा आपको जेई और नीट में ही पूछा जाता है। सिर्फ कहाँ पूछा जाता है, आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में जो एग्जाम होते हैं 11th में स्कूल्स में, उसमें पूछा जाएगा। और आपको ध्यान भी रखना है थोड़ा सा, है ना। तो ये क्लियर समझ में आया। सिर्फ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल्स के लिए, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक, तो ये हो गया हमारा वेक्टर एडिशन के जो लॉज है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन ले लेता हूं पहले मैं, कि भाई दो फोर्सेस हैं, एक सपोज करिए 5 न्यूटन है, एक 7 न्यूटन है। ठीक है, एक्ट ऑन अ पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल पे काम कर रहे हैं विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फाइंड दी मैग्नीट्यूड या फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दी क्वांटिटी। ठीक है, जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा। तो उसने क्या बोला है यहाँ पर कि भाई एक वेक्टर क्वांटिटी कितनी है, 5 न्यूटन है, एक वेक्टर क्वांटिटी 7 न्यूटन है, और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आप जब हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने लिखा था, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, आर वेक्टर, आर इज इक्वल टू था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा था ना। तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या, हमें यदि ये रिजल्टेंट निकालना है तो हमें ए चाहिए, बी चाहिए और क्या चाहिए, थीटा चाहिए। ये तीन क्वांटिटी यदि हमें मिल जाए तो हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो उस क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन मैंने दिया है, टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक क्या दिया, 5 न्यूटन दिया है, दूसरा 7 न्यूटन दिया है, और थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन फ्रॉम द एंगल, जो एंगल है बिटवीन देम इज 60 डिग्री। ठीक है, तो अब इन दोनों का एंगल भी पता चल गया, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, पुट कर दीजिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कितना 5 स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना 7 स्क्वायर, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 60 डिग्री cos 60। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 5 10, 10 7 70 इंटू cos 60 कितना होता है 0, 1/2, 1/2 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 प्लस 49 कितना होता है 74 प्लस 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 9, 7 3 10, 109 अंडर रूट ऑफ 109। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक, और कोई गड़बड़ है देख लीजिए, क्योंकि वो तो मैंने ऐसे ही ध्यान कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, जो थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा, है ना, आप ध्यान रखिए उसको। ठीक है, ये नॉर्मल चीज हो गई, सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अब सपोज कर लीजिए क्वेश्चन है, दो फोर्सेस हैं, है ना, दो फोर्सेस हैं, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है। क्या है, दो फोर्सेस हैं, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी क्या है, सेम है। समझ में आया, मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी है, उनका रिजल्टेंट भी क्या है, उतना ही है। सपोज करो कि भाई एक 5 न्यूटन है, दूसरा 5 न्यूटन है, तो उनका रिजल्टेंट भी क्या आ जाए, 5 न्यूटन आ जाए। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो वेक्टर क्वांटिटी हैं जो इक्वल है, और उनका रिजल्टेंट भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हमें निकालना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। क्या निकालना है, उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया आपको कि एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद बता दूंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा इसमें, तो एंगल निकालने के लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, लेकिन मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा, आपको भूल गया वो एक चीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, दो वेक्टर है, टू वेक्टर्स क्या है, टू इक्वल वेक्टर, टू इक्वल वेक्टर्स having the magnitude is equal to either side, then what will be the inclination। अब क्या पूछा हमने, इंक्लिनेशन पूछा है, मतलब एंगल पूछा है। ठीक है, तो एक वेक्टर जो है, सपोज करिए ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, और उनका रिजल्टेंट क्या है, आर वेक्टर है। तो तीनों उसने बोला इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, ए बी को भी आर लिख देता हूं, तो आर का स्क्वायर, सॉरी, प्लस आर का स्क्वायर प्लस 2
आर इंटू आर हो जाएगा, तो 2r² हो जाएगा यहाँ पर, इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत? सब बराबर है ना? ठीक, सब बराबर है तो मैंने सबकी जगह आर लिख दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस आर 2r² हो जाएगा, तो 2r² प्लस 2r² इंटू कॉस थीटा। अब ये 2r² क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं स्क्वायर इधर लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जाएगा 2r² कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये r² से क्या हो गया, ये r² कैंसिल हो गया। देखिए मैंने क्या कर दिया, ये अंडर रूट को इधर वापस ले लिया तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 2r² कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के बाद अंदर क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमारे पास क्या मिल गया, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। अभी थी 1, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर 2 भी तो बचेगा, वही तो, ये 2 बचा, तो ये 2 कहाँ ले गया, मैं अपॉन में ले गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा बचा। ठीक है, इस 2 को कहाँ में ले गया, 1 था यहाँ पर, तो अपॉन में ले गया, तो यहाँ 1/2 बचा। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1/2। अब कॉस थीटा में माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 120 डिग्री। किसकी होती है, 120 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 120 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू आ गया 120 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं नॉर्मल एनसीईआरटी सिलेबस में, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा मैं बता रहा था आपको कि एक चीज छूट गई थी, मैं आपको बता देता हूं कि यदि मुझे जो हमारा डायग्राम था ट्राइंगल में कैसा आया था, कुछ इस तरह से आया था, कुछ इस तरह से हमने बनाया था, ये रिजल्टेंट आया था हमारा, और हमने कुछ इस तरह से बढ़ाया था इसको, और यहाँ पर थीटा था, ये था अल्फा और ये था थीटा, ये था बी वेक्टर कॉस थीटा, सॉरी बी कॉस थीटा था, और ये बी साइन थीटा था, ये ए वेक्टर था। ठीक है, और ये बी वेक्टर था। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। आपको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, ये एंगल निकालना है दोनों। यहां तो हमें पता है कि भाई कि ये जो है ये थीटा है, ये क्या है, थीटा है, तो रिजल्टेंट का एंगल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, tan अल्फा निकालना है, ये अल्फा निकालना है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर में क्या दिख रहा है, यहाँ पर b cos थीटा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, b cos थीटा, और बेस क्या है, इन दोनों का सम है, तो a वेक्टर प्लस b sin थीटा। समझ में आ गया? तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। यही फॉर्मूला क्या है, किस चीज के लिए होता है, एंगल निकालने के लिए। किसका, ये अल्फा एंगल यदि हमें निकालना है तो आपको कैसे निकाल सकते हैं इसको, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स b cos थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप इस तरह से पुट कर दीजिए इसको, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैसे आप एंगल फाइंड करते हैं, ये अल्फा फाइंड करते हैं, वो हमने देख लिया, हमने न्यूमेरिकल देख लिया। चलिए एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा उन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझिए, क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी है, ठीक है, वो साइमल्टेनियसली दो डायरेक्शन में वेलोसिटी करती है। ठीक है, एक के बाद एक उसकी जो पहली वेलोसिटी रहती है वो 30 मीटर पर सेकंड रहती है, और दूसरी जो वेलोसिटी रहती है वो 40 मीटर पर सेकंड रहती है। तो आपको निकालना है कि अच्छा दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक की डायरेक्शन नॉर्थ रहती है पहले वाले की, दूसरी सॉरी पहले की ईस्ट रहती है और दूसरे की नॉर्थ रहती है। एक की 30 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट रहती है और दूसरे की 40 डिग्री ड्यू नॉर्थ, मतलब दोनों के बीच का कितना एंगल रहेगा, 90 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि भाई उनका एंगल कितना होगा। ठीक है, उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। ठीक है, ये निकालना है आपको। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है एंगल, अब आप सोच रहे हो भाई ये अल्फा क्या था। अब ये जो था, सॉरी क्वेश्चन क्या था कि भाई एक जो वेक्टर था, वेलोसिटी वेक्टर था, वो कितना था, 30 मीटर पर सेकेंड था, ड्यू ईस्ट था। कहां था, ड्यू ईस्ट। दूसरा वेलोसिटी वेक्टर क्या था, वो था 40 मीटर पर सेकेंड, और जो कहां था, ड्यू नॉर्थ था। ठीक है, आपको निकालना है रिजल्टेंट। ठीक है, ठीक, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, वही आपको फॉर्मूला पता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। हम मान लेते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, v है। हम यहाँ डायग्राम बनाए, कुछ इस तरह से बनेगा, ये बनेगा 30 मीटर पर सेकेंड, ये ड्यू ईस्ट हो गया, और ये 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ हो गया। तो रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, कहीं ना कहीं बीच में बनेगा। सपोज कर लेते हैं ये कितना है, v वेक्टर है, तो ये v वेक्टर हमें निकालना है। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा यहाँ पर आएगा। ठीक है, आया समझ में। अब करना क्या है, यहाँ पर हमें पता है कि थीटा कितना होगा भाई,
90 डिग्री होगा, थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि भाई एक वेक्टर कहाँ जा रहा है ईस्ट में, दूसरा जा रहा है नॉर्थ में। ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये हमें पता है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 90 डिग्री रख दिया। तो v1 स्क्वायर कितना भाई 30 का स्क्वायर, प्लस v2 मतलब 40 का स्क्वायर, प्लस 2v1 कितना 30 इंटू v2 कितना 40 इंटू cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0। क्या होता है cos 90 0 होता है। ठीक है, तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो क्या बचेगा सिर्फ अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है इस 30 स्क्वायर और 40 स्क्वायर को सॉल्व कर देना। तो जब भी आपको 90 डिग्री एंगल मिले तो आप उसको डायरेक्टली हटा दीजिए, डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 50 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। कैसे आएगा 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, करिए आप 900, 40 करेंगे तो 1600, अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 2500 और डिवाइड करेंगे तो 50। ठीक है, इस तरह से आ गया। तो ये हमें मिल गया रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी इसकी, ये हमें पता चल गई। अब हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल निकालना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan बीटा होगा ना, यहाँ पर tan बीटा निकालना है, या अल्फा कुछ भी ले लीजिए आप। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर कौन है भाई 40, बेस कौन है 30, 40 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 1.333 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जो बीटा होगा वो इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.333 होगा। आप याद करिए कि भाई tan थीटा की कौन सी वैल्यू लगभग 1.3 के बराबर होती है। अब जीरो जो tan 0 होता है वो कितना होता है 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, मतलब 1 से भी कम वैल्यू होती है। ठीक है, और 45 डिग्री 1 होती है, मतलब इससे पहले वाली वैल्यू 1 से कम है, इसके बाद वाली वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। tan 45 के बाद क्या आता है tan 60, जो क्या होता है √3 होता है, और √3 की वैल्यू हम निकालें। अब √3 की वैल्यू हमें पता नहीं, सपोज करिए, तो आप लोगों को पता है कि 4 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट में 2 होती है, मतलब √3 की जो वैल्यू होगी वो 2 से कम होगी, मतलब 1 और 1.5 या 2 से के बीच में होगी। तो यही वैल्यू है देखिए लगभग, तो ये लगभग कितनी आएगी, लगभग 55 डिग्री 54 डिग्री, जो लगभग होगा। तो आप नियर अबाउट कुछ लिख सकते हैं, सपोज करिए हमने लिख दिया 53 डिग्री। ठीक है, आपको ना क्लियर हो तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, आपको कोई मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, आप इतना भी लिख दें, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कैसे वैल्यू निकालेंगे, आप वो मैथ्स में समझेंगे। आपको इस साल आपको मैथ्स में पढ़ना पड़ेगा कि 1 डिग्री की वैल्यू 53 डिग्री कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेक्टर एडिशन। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,